बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शराज और हमारा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री और आज हम अपने सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को हमने किसी हद तक जब हमारी क्लासेस थी हमने इसको कुछ कवर किया था। कार्बोहाइड्रेट्स को इसकी आज का जो हमारी प्रेजेंटेशन है, लेक्चर है, टोटल 11 या 12 स्लाइड्स पर मुश्तमिल है। इसमें चंद चीज़ें जो बेसिक है वो कार्बोहाइड्रेट से मुतल्लिक है और जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यानी कि हम इसकी स्पेशलिटी में जब एंटर होंगे तो हम इसकी जो मुख्तलिफ टाइप्स है, मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स है, इनके जो स्ट्रक्चर्स है वो भी डिटेल से देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली मुखफ़फ़ है दो अल्फाज का। मुखफ़फ़ कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स को। कंपाउंड वर्ड कहते हैं जब दो लफ्ज़ या दो लफ्ज़ से ज़्यादा लफ्ज़ मिलके एक लफ्ज़ बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स दो अल्फाज का मुखफ़फ़ है, कार्बो और हाइड्रेट्स का। कार्बो कार्बन को कहा जाता है, हाइड्रेट्स का वर्ड पूरी दुनिया में वाटर के लिए यूज़ होता है। वाटर यानी H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन का जो केमिकल है उसे हाइड्रेट्स कहा जाता है। दिस मीन सबसे सादा अल्फाज में देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिले हुए होते हैं। अच्छा, इनका मिलना जो है वो भी एक मखसूस तनासुब के साथ होता है। एक इसकी अपनी केमिकल फार्मूलेशन होती है जिसको भी हम डिटेल से देखेंगे। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द शुगर्स। शुगर कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। इसकी थोड़ी सी पेचीदा टाइप जो आगे है वो स्टार्चेस कहलाती है। और फाइबर्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क। हमें बताया गया है कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के बड़े बड़े सोर्सेज हैं जहाँ से हम कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं वो मिल्क भी हो सकता है, वेजिटेबल भी है, ग्रेन्स और फ्रूट्स। दुनिया में जो बड़ी डायबिटीज़ की जो एसोसिएशंस हैं वो दो हैं। एक अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है और एक यूनाइटेड किंगडम की यानी इंग्लैंड की। जो अमेरिका की डायबिटीज़ फाउंडेशन है या अमेरिकन की डायबिटिक एसोसिएशन है वो ये हमें बताती है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। यानी कि हमारे जिस्म को जो फ्यूल मिलता है, उसको ताकत मिलती है, उसको जो एनर्जी मिलती है, उसका प्राइमरी सोर्स वो कार्बोहाइड्रेट्स है। इनको कार्बोहाइड्रेट्स अगेन इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर मौजूद है कार्बन, इसके अंदर मौजूद है हाइड्रोजन, इसके अंदर मौजूद है ऑक्सीजन एट द केमिकल लेवल। केमिकल लेवल यानी इसके फार्मूले में ये मौजूद है और मखसूस तनासुब के साथ मौजूद है। जब हम इनका तनासुब चेंज करते हैं, जब हम इसकी नंबरिंग चेंज करते हैं या जब हम इसकी फार्मूलेशन चेंज करते हैं, कोई ग्रुप ऐड करते हैं, कोई ग्रुप डिलीट करते हैं, तो चीज़ वही कार्बोहाइड्रेट ही रहेगी, लेकिन उसका नाम, उसकी खसूसियात, उसकी करेक्टरिस्टिक्स ये चेंज हो जाती है। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं कि any of a large group of organic compounds occurring in the food and living tissues and including sugar, starch and cellulose। हमें बताया गया है कि कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं प्योर कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं केमिकल कंपाउंड। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, केमिकल कंपाउंड्स का या नेचुरल कंपाउंड्स का एक बड़ा ग्रुप है जो कि हमारी कुदरती खुराक में पाया जाता है और हमारे जिस्म के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है जी। एग्जाम्पल इसकी शुगर्स भी है, स्टार्च भी है, सेलुलोज भी है, ये चीज़ आपने पहले भी देखी है। और इनके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द सेम रेशियो एज द वाटर।
तनासुब आपने नोट किया कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का तनासुब वही है जैसे कि वाटर के अंदर होता है, एंड टिपिकली कैन बी ब्रोकन डाउन टू रिलीज द एनर्जी इन द एनिमल बॉडी। तो ये एक नेचुरल निज़ाम है कि जब भी आप कोई काम करते हैं आपके जिस्म की कैलोरीज खर्च होती है। कैलोरीज क्या होता है? हमारी एनर्जी का यूनिट है। हमने कभी नोट करना हो कि हमारे जिस्म में जो एनर्जी है वो कितनी इस्तेमाल हुई, या हमने कितनी एनर्जी किसी खुराक के ज़रिए हासिल की, तो पूरी दुनिया में उसका जो स्टैंडर्ड है उसको माना जाता है कैलोरीज को। तो कैलोरीज हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म हुआ, हमने कोई चीज़ इनटेक की, हमने कोई चीज़ खाई और हमने कोई चीज़ इस्तेमाल की जिसके नतीजे में मेटाबॉलिज्म हुआ, वो चीज़ हमारे जिस्म ने इस्तेमाल की, तो हमें मालूम ये होगा कि हमने कितनी कैलोरीज जो थी वो हमने इस्तेमाल की। सॉरी। और वर्सेस कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं आप कैलोरीज खर्च कर रहे होते हैं, जब आप फूड का इंटेक कर रहे होते हैं आप कैलोरीज का इंटेक कर रहे होते हैं। तो ये एक नेचुरल पैरेलल बैलेंस ऑफ द नेचर हमारे साथ चल रहा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे बड़ा और अच्छा ज़ख़ीरा जो है वो कुदरती फूड में होता है, जैसा कि यहाँ भी मेंशन है कि फूड कंसिस्टिंग ऑफ और कंटेनिंग अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है और इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। हर केमिकल कंपाउंड की, और जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, इनकी अपनी अपनी कुछ स्पेशलिटीज़ होती है। अब मैं एक टर्म इस्तेमाल करूँगा, वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप होता है करैक्टरिस्टिक ग्रुप, यानी कि आपको एक चीज़ आपके सामने प्रेजेंट की जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसके बारे में आप ऑब्जर्वेशन दें, तो हर बंदे की, हर इंसान की राय थोड़ी मुख्तलिफ होगी। जैसा कि मैं आपसे ये कहूँ कि आपके सामने जो एक शख्स खड़ा हुआ है इसके बारे में आप इसकी कोई हमें करैक्टरिस्टिक बताएं। करैक्टरिस्टिक मीन आप मुझे उसकी खसूसियत बताएं। तो पहला स्टूडेंट होगा वो मुमकिन उसका जवाब ये होगा कि सर ये जो शख्स जिसके बारे में आपने मुझे कहा है ये इसकी हाइट 5 फुट 4 इंच की है, ठीक है जी। दूसरा स्टूडेंट है वो मुमकिन उसका जवाब ये हो सकता है कि सर ये जिस शख्स का आपने जिक्र किया है इसकी करैक्टरिस्टिक जो है खूबी वो ये है जिससे मैंने इसको पहचाना वो ये कि ये ग्लासेस लगाता है। इसी तरह तीसरा बच्चा मुमकिन है ये कहे कि सर वो चूँकि बहुत लीन है, वो बहुत कमज़ोर है, मैंने इस वजह से उसकी एक मैंने निशानी लगाई है कि ये शख्स चूँकि कमज़ोर है तो मैं इसको इस मदद से पहचानूँगा। मुमकिन है कि बाद वाला आने वाला बच्चा जो है वो जो था वो अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करे कि सर ये बहुत शक्ल से एक एजुकेटेड लगता है या पढ़ा लिखा लगता है, या उसका बोलने का स्टाइल ऐसा है कि जैसे वो किसी को समझा रहा हो। तो मैं इस चीज़ से, ये उसकी खसूसियत है, ये उसकी करैक्टरिस्टिक है। तो आपने ये देखा कि एक शख्स है और जब हमने उसके मुतालिक ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश की, करैक्टरिस्टिक मालूम करने की कोशिश की, तो 4 मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने, 4 मुख्तलिफ बच्चों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया। अब ये जो लफ्ज़ है खसूसियत, ये जो लफ्ज़ है करैक्टरिस्टिक, ये पहचान होती है, ये किसी भी ग्रुप की पहचान होती है। हम केमिकल कंपाउंड्स की बात करेंगे तो करैक्टरिस्टिक ग्रुप्स जो है वो उस चीज़ को पहचान देते हैं। हमने पहले भी एक मरतबा क्लास में जिक्र किया था और उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा रिव्यू करूं कि जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का जिक्र करेंगे, जब हम लिपिड्स का जिक्र करेंगे, जब हम प्रोटीन्स का जिक्र करेंगे, तो हर ग्रुप की जो जनरल बॉडी स्ट्रक्चर यानी उसकी जो जनरल साख्त है वो तो वही रहेगी। यानी उसके नंबर ऑफ़ कार्बन जो है, उसका जो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन जो है, या उसका नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन जो है वो तो वही रहेगा।
लेकिन अगर हमें उसको नाम देना पड़े तो हम उसको नाम तो उसके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से देंगे, लेकिन हम उसको जब मखसूस नाम देना चाहें या हम उसको स्पेसिफाई करना चाहें तो फिर हम ये देखेंगे कि उसके ऊपर ग्रुप्स जो है वो जिन्होंने उसको एक शनाख्त दी या हमें उसका नाम लिखने में, नाम के सिलेक्शन में मदद दी, तो हम उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स में जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो 2 हो सकते हैं। सबसे पहला ग्रुप जिसको हम CHO कहते हैं, इसको केमिकल की ज़बान में, इसको बायोकेमिस्ट्री की लैंग्वेज में एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कार्बोनाइल सेंटर है, ये कार्बन, इसमें एटम जो है वो उसने केमिकल बॉन्ड बनाया हुआ है हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ, और एक साइड पर ये R की जगह इसको स्पेस दी गई है, और R ये कोई भी केमिकल ग्रुप हो सकता है। R जो है वो आपका H भी हो सकता है, R जो है वो आपका कोई भी केमिकल कंपाउंड भी हो सकता है, केमिकल ग्रुप भी हो सकता है। और जब हम अल्काइल का लफ्ज़ यूज़ करें तो इसका मतलब है कि ये R जो है CH3 भी हो सकता है, ये R जो है C2H5 भी, यानी इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, ये सिंपल H भी हो सकता है, या कोई भी ग्रुप हो सकता है। अब यहाँ पर H लगा देंगे तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर होगा उसका नाम, बेसिक स्ट्रक्चर वही रहेगा, उसके नेम में थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ जाए, यहाँ पे इथाइल ग्रुप आ जाए तो नाम में फ़र्क आ जाएगा। इसी के साथ ही हम आगे जब हम इसकी पिक्चर्स देखेंगे तो हमें एक आइडिया होगा कि हमने किस बुनियाद पे एक स्ट्रक्चर को नाम दिया। अभी हमने देखा कि एल्डिहाइड ग्रुप ये भी कॉमनली कार्बोहाइड्रेट्स में उसके स्ट्रक्चर्स में मुख्तलिफ जगहों पे लगा हुआ होता है। सिमिलरली एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप है, यानी करेक्टरिस्टिक ग्रुप है, यानी ये ऐसा ग्रुप है जिससे उसको शनाख्त करने में या उसको नेमिंग देने में, उसको पहचानने में इजी हो जाता है। ठीक है जी। अब कीटोन ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एल्डिहाइड ग्रुप वो ग्रुप जिसमें CHO और एक साइड पे R हो, यानी अल्काइल ग्रुप हो। सेकंड नंबर पे कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, सिवाय एक छोटे से डिफरेंस के कि आपने देखा कि C डबल बॉन्ड O और एक साइड पे H, जबकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और इसके दाएं या बाएं H की बजाय R लगा हुआ है। और R क्या हमारा अल्काइल ग्रुप है। और अल्काइल ग्रुप क्या है, ये जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ये आपका H भी हो सकता है। इससे केमिकल कंपाउंड के बुनियादी स्ट्रक्चर को फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। हाँ, इतनी ज़रूर हेल्प मिल जाती है कि हमें उसकी जो ख़वास है, उसकी जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है और उसकी जो नेमिंग है, उसको स्पेशलाइज्ड करने में, हमें उसको लिखने में, उसको अंडरस्टैंड करने में हमारी अंडरस्टैंडिंग इससे बेहतर हो जाती है। और जब आप आगे केमिकल स्ट्रक्चर्स को पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप यही चीज़ देखेंगे कि सिर्फ एक हाइड्रोक्सी OH आयन, OH ग्रुप की पोजीशन चेंज होने से, महज एक हाइड्रोजन के ऐड होने से, महज एक अल्काइल ग्रुप के ऐड होने से, महज एक अल्काइल ग्रुप के रिड्यूस होने से आप ये देखेंगे कि उस स्ट्रक्चर का नाम का भी फ़र्क पड़ जाता है, उसकी करेक्टरिस्टिक का भी फ़र्क पड़ जाता है। पहले वो ग्रुप A में होता है, थोड़ी सी हमने उसमें चेंजेस की तो वो ग्रुप B में चला गया, थोड़ी सी उसमें ग्रुप में चेंजेस की तो ग्रुप C में भी चला गया। फिर आप ये भी देखेंगे कि इन्हीं ग्रुप्स की वजह से हम अपने कंपाउंड को नाम देते हैं।
अल्फ़ा ग्रुप भी देते हैं नाम। जैसे मिसाल है कि अगर ग्लूकोज है और उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो अपनी मखसूस जगह पे है, तो हम उससे कहेंगे कि ये अल्फ़ा ग्लूकोज है। हम उसको ये भी कह सकते हैं कि ये बीटा ग्लूकोज है। हम उसको ये भी कह सकते हैं कि उसकी पोजीशन देखते हुए कि ये डेक्स्ट्रो ग्रुप है, और सेम वे हम उसको लीवो भी कह सकते हैं। मैंने इस स्लाइड पर बहुत आसान अल्फाज का चुनाव करते हुए आपको समझाने की कोशिश की है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट्स में ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, और एल्डिहाइड ग्रुप की कंपोजिशन CHO और एक साइड पर R और R कुछ भी हो सकता है, HB, CH3B, C2H5B, इथाइल, मिथाइल या सादा हाइड्रोजन। और इसी तरह अगर एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट्स में कीटोन ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ अपनी डबल बॉन्डिंग में मौजूद है, और एल्डिहाइड के अपोजिट जाके हाइड्रोजन की बजाय यहाँ पर एक R एक साइड पर है और एक R यानी कि अल्काइल ग्रुप दूसरी साइड पर है। और जब हम इसमें कोई ग्रुप R को रिप्लेस करके पुट करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि नेमिंग में और खसूसियात में फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है जी, हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में। हमने ये देखा कि अब हम कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो स्ट्रक्चर देखने के लिए दो तीन चीज़ें बुनियादी होती हैं। आपको देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर जो है वो रिंग फॉर्म में है या इलोंगेटेड फॉर्म। इलोंगेटेड कहते हैं लंबाई के रूप पे। आपके सामने जो स्ट्रक्चर है उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, उसमें ऑक्सीजन के एटम्स जो हैं वो कितने हैं, उसमें हाइड्रोजन जो है वो कितनी मिकदार में मौजूद है। आपने किसी भी प्रोडक्ट को, और इस केस में कार्बोहाइड्रेट्स को, ग्लूकोज को या किसी भी कार्बोहाइड्रेट की टाइप को नाम देना है तो आपने ये देखना है कि उसका जो रिंग है, अगर वो रिंग की फॉर्म में, जैसे कि अभी इस टाइम स्क्रीन पे शो हो रहा है, रिंग की सूरत में है तो उसमें रिंग में कितने कार्बन मौजूद है। इसमें ग्लूकोज में आप देख रहे होंगे कि 6 कार्बन वाला रिंग मौजूद है, जबकि दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसमें आप देख रहे हैं कि उसमें बजाय इसके कि 6 कार्बन होते हैं उसमें 5 कार्बन वाला रिंग मौजूद है। तो ये भी हमें हेल्प करता है कि जब हम केमिकल नेम दे रहे होते हैं। बच्चों, केमिकल का नेम देना जुमला एक बहुत सादा सा है, लेकिन इसकी थोड़ी सी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है। उसकी वजह ये है कि महज ये कह देना कि सर ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज है, तो ये एक सादा सी बात है। लेकिन अगर एक बच्चा पेपर में अगर अटेम्प्ट करता है या अपने टीचर को जवाब देता है कि जनाब ये स्ट्रक्चर आपने मुझे दिखाया हुआ है, सर ये 5 रिंग स्ट्रक्चर है या 6 रिंग स्ट्रक्चर है, सर इसमें जो फंक्शनल ग्रुप था वो अल्फ़ा पोजीशन पे है या बीटा पोजीशन पे है, और सर इसमें नंबर ऑफ़ कार्बन इतने हैं और ये नंबर ऑफ़ कार्बन इतने हैं, तो इस बेस पे इसका जो एग्जैक्ट और केमिकल नेम बनता है वो ये बनता है कि इसको हम अल्फ़ा ग्लूकोज कहेंगे, इसको हम बीटा ग्लूकोज कहेंगे, इसको हम 5 रिंग्ड कार्बन ग्लूकोज कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, हम इसको 6 रिंग्ड कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। अब हम ये भी देखेंगे कि सर ये डेक्स्ट्रो फॉर्म में है, यानी इसकी रोटेशन जो है, स्ट्रक्चर वही है, रोटेशन एक ख़ास रुख पे है, तो ये डेक्स्ट्रो कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। या डेक्स्ट्रो के अपोजिट में एक दूसरे रुख में एक मखसूस स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है तो वो लीवो फॉर्म में कहलाएगा। तो जो इंटेलिजेंट बच्चा है, जो समझदार बच्चा है और जिसको अंडरस्टैंडिंग जिसकी क्लियर है, तो वो सादा सा जवाब देने के बजाय कि ये सर एक सादा कार्बोहाइड्रेट है, वो इस तरह से जवाब देगा कि जनाब ये है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन केमिकली सर इसका नाम अल्फ़ा या बीटा कार्बोहाइड्रेट है
ये 5 रिंग कार्बन या 6 रिंग कार्बन है, ये डेक्स्ट्रो फॉर्म में है या लीवर फॉर्म में है, और इनकी जो नेमिंग होती है और इनकी जो पहचान होती है वो इनके नंबर ऑफ कार्बन से होती है। ठीक है जी। अब ये मैंने इनके कुछ स्ट्रक्चर्स आपकी आसानी के लिए सामने जो स्क्रीन पे शो किए हैं, ये है इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। इलोंगेटेड मैंने पहले भी इसको समझाया कि ये है लंबाई के रूप में, यानी सादा सादा सा स्ट्रक्चर। आप यूँ करें कि इसको भी अंडरस्टैंड हम ऐसे करते हैं। आपने सबसे ऊपर ये देखा CHO, पहली निशानी आपको इमीडिएट मालूम हो गया कि जनाब ये एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप की निशानी थी CHO, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ, पहली निशानी हमारी पूरी हो गई। सेकंड, हम इस पे काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब है कि जो स्ट्रक्चर हमारे सामने है उसका पहला ऑब्जर्वेशन ये थी कि उस पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ। उसकी दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कि उसमें 6 कार्बन लगे हुए हैं, और उसमें एक तीसरी ऑब्जर्वेशन आपने ये देखनी है कि कार्बन मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इस टाइम सिस्टम के अपोजिट में बैठा हूँ, तो हम ये देख रहे हैं कि 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है यानी OH ग्रुप है, ये मेरे राइट साइड पे है। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा। क्यों कि जब हम दूसरे स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं, अब आप ये देखें कि ये ग्लूकोज, आपको एक आइडिया हो गया कि इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन है, पहला एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, और कार्बन नंबर 4 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप जो था वो लगा हुआ है। हमने इसको, हमारे साइंटिस्ट्स ने इनको आसानी से समझने के लिए इसको नाम दिया ग्लूकोज का। सेकंड नंबर पे जो पिक्चर है वो है ग्लैक्टोज की। ग्लैक्टोज में सेम चीज़ आपने ये देखी कि पहला स्ट्रक्चर एल्डिहाइड ग्रुप है, ऐसा ही जैसा कि ग्लूकोज में था, ऐसे ही ग्लैक्टोज में आपने देखा कि एल्डिहाइड ग्रुप है। राइट, अब आप आ जाएं कार्बन नंबर 2 पे, फिर आ जाएं कार्बन नंबर 3 पे, फिर आ जाए आप कार्बन नंबर 4 पे। अब आप डिफरेंस नोट करें कि ग्लूकोज में मेरी पोजीशन इस टाइम, जैसे कि मैं अपोजिट बैठा हूँ अपने सिस्टम के, तो हाइड्रोक्सी राइट साइड पे, और यहाँ पे आपने देखा कि हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे है। ये होता है थोड़ा सा डिफरेंस जो हमें एक स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है। चीज़ें बेसिकली जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो वही है जो एक स्टैंडर्ड है, लेकिन किसी एक जगह पे, किसी 2 जगह पे, या किसी जगह पर किसी भी मामूली तब्दीली की वजह से नेम चेंज हो जाते हैं, और जब नेम चेंज हो जाते हैं तो मुमकिन है उसका पूरा का पूरा ग्रुप भी चेंज हो जाए, उसकी पूरी की पूरी खसूसियात जो है, उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स जो है वो सारी चेंज हो जाए, तो एज अ रिज़ल्ट वो चीज़ दूसरे वाली कैटेगरी से निकल भी सकती है या नहीं भी निकल सकती। लेकिन एक सादा सी ऑब्जर्वेशन अभी हमारे सामने स्क्रीन पे मौजूद है जो कि आपने देखी। अब तीसरी इंतहाई इंटरेस्टिंग एग्जांपल, आपने अभी तक देखा 2 एल्डिहाइड ग्रुप, हमने देखा ग्लूकोज में भी सबसे ऊपर CHO और CHO एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बन नंबर 4 पे थोड़ा सा डिफरेंस, ग्लैक्टोज में भी कार्बन नंबर 4 पे थोड़ा सा डिफरेंस, और इंटरेस्टिंग एग्जांपल जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे ग्लूकोज का सेम रेप्लिका कहते हैं, कॉपी कहते हैं, उसका सेम प्रोडक्ट विद मिनिमम डिफरेंसेस। अब ये देखें एल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ पे जब हम आए तो हमने देखा कि CH2OH ये हमारा ग्रुप लगा हुआ है, और ये चीज़ यानी कि यहाँ भी मौजूद थी, और फ्रुक्टोज में हमने देखा कि स्टार्ट ही उसने CH2OH से किया। डिफरेंस नोट करें कि ये आपका कीटो ग्रुप है,
कीटो ग्रुप हमने देखा था कि C डबल बॉन्ड O के साथ अटैच होता है, राइट, और बाकी चीज़ें उसकी एसोसिएटेड होती हैं। एल्डिहाइड ग्रुप और थर्ड पे सेकंड कार्बन पे कीटो ग्रुप। बाकी चीज़ें आप देख लें तो ऑलमोस्ट आपको वही सेम मिलेंगे। आपने फ्रुक्टोज में भी देखा कि कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 यानी वही कार्बन है 6। दूसरे पे कीटो ग्रुप था, जबकि यहाँ पे पहले पे एल्डिहाइड ग्रुप था। कार्बन नंबर 4 पे थोड़ा सा डिफरेंस नोट किया, कार्बन नंबर 4 पे थोड़ा सा डिफरेंस नोट किया, और यहाँ पर भी आपने देखा कि कार्बन नंबर 4 पे थोड़ा सा डिफरेंस नोट किया। लेकिन इन सारी चीज़ों की ऑब्जर्वेशन लेते हुए मैं आपको एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये एक दूसरे में सिवाय एक दो डिफरेंसेस के ऑलमोस्ट सेम है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलें अब मैं विद एग्जांपल्स हम अब ज़रा इसको शॉर्ट करते हैं। अभी आसान लैंग्वेज में हम देख रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है, कीटो ग्रुप क्या होता है। हमने स्ट्रक्चर्स में भी देखा कि हम इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो हम इसको रिंग फॉर्म में भी ला सकते हैं, और रिंग फॉर्म में डिपेंड कर रहा होता है कि आपका 6 कार्बन वाला या 5 कार्बन वाला रिंग हो। हमने इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स भी देखे, और जो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर्स काउंट किए जाते हैं हमने वो देखे हैं। अब हम जब हम इसकी क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो अभी मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि अभी हम सिर्फ 2 क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहली जो कि मोनोसेक्राइड है, मोनो और डाई। हमने एक दफ़ा पहले भी जब रिव्यू किया था आपको याद होगा कि मोनो इज़ इक्वल टू 1, देन डाई, देन ट्राई, देन टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नैनो और ऑनवर्ड्स, शायद यही है। हमने पहले 6 तक रहना है। तो मोनोसेक्राइड्स मीन सैकराइड, सैकरिन से लफ्ज़ निकला हुआ है, और सैकरिन दिस इज समथिंग लाइक स्वीट, और मोनो इज सिंगुलर। तो मोनोसेक्राइड मीन एक ऐसा केमिकल जो कि सिर्फ एक शुगर मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल हो, एक ही शुगर मॉलिक्यूल। मोनोसेक्राइड को मोनोसेक्राइड इसलिए कहा गया कि ये सिर्फ एक ही किस्म के शुगर मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है, और आप इसको जब ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं तो ब्रेक डाउन करने से ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाएगा। इससे आप कोई दूसरी शुगर हासिल या दूसरा कोई केमिकल हासिल नहीं कर सकते। क्यों कि अगर कोई चीज़ पेचीदा है, बड़ी है, आपने उसको तोड़ा है, तो आप उसकी मदद से छोटी छोटी चीज़ें हासिल कर पाते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है ही मोनो यानी सिंगल यूनिट की बनी हुई है, मोनोसेक्राइड है, सिंगल टाइप ऑफ सैकरिन या सिंगल टाइप ऑफ सैकराइड यूनिट, एक ही टाइप का शुगर है। जब आप उसको तोड़ेंगे तो दिस मीन कि आप उससे कोई नई चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे, बल्कि उसका जो बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक था जिसको हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो वो उसी में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो मोनोसेक्राइड्स में आता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज, और ये वही स्ट्रक्चर है जो कि अभी हमने इलोंगेटेड और रिंग फॉर्म में पढ़े। अगर हम आ जाएं डाइसेक्राइड्स में, तो नीचे मैंने मेंशन किया है कि डाई मीन 2, सेक्राइड इज कार्बोहाइड्रेट यूनिट, यानी 2 तरह के शुगर मॉलिक्यूल आपस में जब मिलते हैं तो हम उसे डाई कहते हैं। 2 से 10 जब एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ओलिगो, और जब 10 से भी ज़्यादा उनकी तादाद हो जाए तो वो पॉलीसेक्राइड ज़रा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ओलिगो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, सिंपलेस्ट सबसे मोनोसेक्राइड है, और मोनोसेक्राइड से जब हम थोड़ा सा एडवांस होंगे तो वो डाइसेक्राइड है। आपको ये याद होना चाहिए कि मोनोसेक्राइड्स में हम ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ग्लैक्टोज को काउंट करते हैं, और डाइसेक्राइड्स में हम देखते हैं कि ये सुक्रोज होता है, इसमें लैक्टोज भी शामिल है और इसमें माल्टोज भी शामिल है।
मोनोसेक्राइड की आपको एक सादा सी डेफिनेशन में पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए। मोनोसेक्राइड एक ऐसा शुगर है दैट इज़ नॉट डीकम्पोजेबल इनटू सिंपलर शुगर, क्योंकि ये खुद एक वन पीस पर मुश्तमिल इतना सादा सा एक कंपाउंड है या केमिकल है दैट इज़ नॉट डीकम्पोजेबल, जिसको आप मज़ीद तोड़ नहीं सकते। ठीक है, हाइड्रोलिसिस एक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, तो आप हाइड्रोलिसिस के केमिकल प्रोसेस से आप इसको मज़ीद नहीं तोड़ सकते। और हमें ये मालूम है कि इसमें एल्डो ग्रुप मौजूद होता है, इसमें कीटो ग्रुप मौजूद होता है, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप डेफिनेटली मौजूद होते हैं, और इसको हम सबसे सिंपल शुगर कहते हैं। पॉलीसेक्राइड्स यानी कि इस टाइम अगर आप थोड़ी देर के लिए ये फ़र्ज़ कर लें कि चीनी जो है या ग्लूकोज जो है वो सबसे सादा फॉर्म में आपके सामने अगर मौजूद हो और आप उसको नेकेड आई से आप अपनी आँखों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको किस तरह से महसूस होगा कि ऑलमोस्ट कलरलेस होता है अनटिल अनलेस कि इसमें कोई कलर ऐड किया जाए। नेचुरल फॉर्म में मोनोसेक्राइड्स जो है कलरलेस है, क्रिस्टल की शक्ल में होते हैं। इनमें खसूसियत होती है कि ये पानी के अंदर फौरी तौर पे हल हो जाते हैं। इनका टेस्ट लाजमी बात है मीठा है। अब जब मैं आपको डेक्स्ट्रो की बात समझा रहा था, जब मैं आपको लीवो फॉर्म की बातें बता रहा था, जब मैं आपको इनकी अल्फ़ा और बीटा फॉर्म के बारे में बता रहा था, और जब मैं आपको बता रहा था कि आप इनके फंक्शनल ग्रुप की मौजूदगी से आप इनको जब नेम देते हैं तो आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, जिससे मालूम ये होता है कि स्टूडेंट ने वाकई बहुत मेहनत से काम किया। तो एक सादा सी ऑब्जर्वेशन इसमें यह है कि ग्लूकोज अपनी लीवो फॉर्म में है, यानी एक मखसूस पोजीशन पे एक मखसूस एंगल बना के खड़ा हुआ है, और वही ग्लूकोज अपनी डेक्स्ट्रो पोजीशन पे है, यानी उसकी लीवो फॉर्म के अपोजिट में एक मखसूस एंगल लेकर। चीज़ एक है, नोट कीजिएगा, इसमें कार्बन वही है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन वही है, फ़र्क ये है इनकी रोटेशन, इनकी पोजीशन, इनके खड़े रहने की पोजीशन। एक चीज़ जो है वो लेफ़्ट साइड पे टर्न कर गई, और एक चीज़ जो है एक केमिकल जो है वो राइट साइड पे टर्न कर गया, एक लेफ़्ट पे टर्न कर गया। चीज़ एक है, तो आप उसको ये कह सकते हैं कि ये जनाब ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। जैसे मैं अगर शीशे के सामने जाके खड़ा हो जाऊँ तो मेरे बुनियादी स्ट्रक्चर में, मेरे बुनियादी कंस्ट्रक्शन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे बाल, जिस्म, हाइट, मेरे ग्लासेस, सब कुछ वैसा ही रहेगा। लेकिन आप ये देखें कि ये मैं और मेरा शीशे में जो इमेज है वो हम एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। मेरा जो राइट हैंड होगा वो वहाँ का लेफ़्ट हो जाएगा, और वहाँ का जो लेफ़्ट हैंड होगा मेरा राइट हैंड हो जाएगा। बेसिक स्ट्रक्चर वही रहेगा। तो इस चीज़ को हम मिरर इमेज भी कहते हैं, और हम इसको आइसोमेरिक फॉर्म भी कहते हैं। हम इसकी जब मज़ीद डिटेल की ज़रूरत होगी तो इसको मज़ीद डिटेल से भी पढ़ेंगे। आपने बस अब इसको जब मैं क्लोजिंग करूँगा, बल्कि अब इसकी क्लोजिंग करते हैं, तो हम मोनोसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं कि मोनोसेक्राइड्स को आगे फर्दर अगर हमें डिवाइड करना पड़े, स्टडी करना पड़े, तो हम किस तरह से करेंगे। ये वही चीज़ है जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नैनो, जब ये इस तरह की देख रहे थे तो हम यही चीज़ यहाँ पर भी है कि ऐसा मोनोसेक्राइड जिसके पास कार्बन अगर 3 है तो वो ट्राई ओज देखें, ग्लूकोज के आखिर में ओज लगा हुआ है, तो वो पहचान है कार्बोहाइड्रेट की। तो ओज एक अलग लफ्ज़ है, ट्राई मीन 3 कार्बोहाइड्रेट या 3 ग्लूकोज या 3 सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो 3 कार्बन पर मुश्तमिल है, ट्राइओज कहलाएगा। इसकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ग्लाइसैल्डिहाइड भी है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी है। आगे उससे भी ज़्यादा सिंपल एग्जांपल 4 कार्बन, केमिकल नेम उसका टेट्रोज, और एग्जांपल इरिथ्रोज और इरिथ्रोलोज।
5 कार्बन पेंटोज, पेंटोज में कॉमन एग्जाम्पल आते हैं राइबोज, राइबोलोज भी है, राइबोलोज भी है। और जब 6 कार्बन की बात आएगी तो 6 कार्बन वेल नोन प्रोडक्ट जो कि आपका ग्लूकोज कहलाता है। अब सादा सा देखा जाए तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है। ग्लूकोज लिक्विड फॉर्म में भी है, सॉलिड फॉर्म में भी है। जब हम इसको मेल्ट करना चाहें तो टेम्परेचर मेंशन है कि इस टेम्परेचर पे ये पिघल जाता है। इसका एवरेज वेट 180.16 ग्राम पर मोल, डेंसिटी 1.54, पानी में सोलूबल है, एसिटिक एसिड में सोलूबल है। इसका टेस्ट जो है वो स्वीट है। इसकी कोई अपनी स्पेसिफिक खुशबू नहीं होती। ठीक है जी, आज मैं इस अपने लेक्चर को फिनिश करता हूँ। मैं बहुत उम्मीद रखता हूँ कि जितना मैंने इसको सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को अपना पैगाम कन्वे करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। आप लोग फिर भी जब भी लेक्चर नोट किया करें, एक पेन रखा करें अपने पास और एक डायरी रखा करें। कोई टर्मिनोलॉजी आपको मुश्किल लगती है, कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता, आप ज़रूर नोट डाउन करें। आपके पास वट एवर द कम्युनिकेशन वे जो मौजूद है अपने इंस्ट्रक्टर तक पहुंचने का, आप उस पर कमेंट करें, आप उनसे पूछें और उस वक्त पूछते रहें जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो। जो मेन डेफिनेशंस हैं, जो मेन स्ट्रक्चर्स हैं, ये फिर आपको ऑनवर्ड आपको छोटी छोटी असाइनमेंट्स पर डे के हिसाब से मैं दिया करूँगा ताकि आपके आज से ही प्रैक्टिस शुरू हो और इंशाल्लाह आप अपने हर टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे ग्रिप मजबूत करें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।